हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम गर्ग का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री, जिसमें हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। ये हमारी 6th वीडियो है। कल कुछ डिजिटल एरर की वजह जो एरर है उनकी वजह से क्या हो गया था, जो 5th वाली वीडियो है वो अच्छे से अपलोड नहीं हो पाई थी। तो जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी एटॉमिक मास, हम वहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। चलिए, हमने डाल्टन थ्योरी को तो पढ़ लिया था। अब बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। क्या होता है एटॉमिक मास? ये होता है कि अगर मैं बात करूं, एटॉमिक मास का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है कि एटम का मास, यानी कोई भी एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है ना। तो एटम के ऊपर क्या होगा, कुछ वजन होगा, उसका कुछ द्रव्यमान होगा। अब ये जो वजन है, द्रव्यमान है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और कुछ नहीं है, एक एटम की सब यूनिट्स है। जैसे हम कहते हैं कि जो कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मैटर है, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है क्या? एटम। वैसे एटम की क्या होती है, कुछ सब यूनिट होती हैं, वो होती है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब बात करें यहाँ पे, तो अगर एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास जो होता है वो इक्वल होता है द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम क्या नहीं करते हैं, एटॉमिक मास में कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। यानी अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे या अवॉइड कर देंगे तो ऐसे में क्या होगा, हम फिर भी उसका एक्यूरेट एटॉमिक मास निकाल पाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे एटॉमिक मास में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही काउंट करते हैं, उसी को ही एटॉमिक मास कहेंगे। बात करें यहाँ पे, तो एटम की बात करें, ये है न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोटॉन जो होते हैं ना, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जब हम एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे एटम्स के बारे में, वहां पे डिटेल में चर्चा करेंगे। और न्यूट्रॉन जो होता है ना, नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रल होता है। इसीलिए इन दोनों की वजह से इसके ऊपर ओवरऑल कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी न्यूक्लियस के बीचों बीच यानी सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिनोट करता है कि जो प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये जो चार्ज लगा हुआ है उसी को डिनोट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते रहते हैं, शेल के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं, इनको हम नेगलेक्ट मान लेते हैं, इनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर अगर कर देंगे तो क्या होगा ऐसे में, कि जो एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोटॉन के, और साथ ही साथ न्यूट्रॉन के इक्वल होगा। ये बात है आगे वाली लाइन। नेक्स्ट, ये कह रहा है एटॉमिक मास जो होता है वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब जो एटॉमिक मास जब भी हम किसी एटम का लिखेंगे, यानी जब भी काउंट करेंगे, तो उसकी एक यूनिट होती है, उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट होगी जिसे हम AMU से दिखाएंगे। साथ ही साथ यूनिफाइड अगर एटॉमिक मास यूनिट की बात करूं तो हम इसको U से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ये बात हो चुकी है कि इसके बारे में, एटॉमिक मास की यूनिट के बारे में। अब हम एक एक एटम की बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं नेम ऑफ एटम, ठीक है। फिर उसकी बात करेंगे एटॉमिक नंबर की, फिर बात करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात करेंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और लास्ट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और यहाँ पे हम कैलकुलेट
करेंगे एटॉमिक मास। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। कि जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें जितने भी एटम हैं उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके लिखा गया है। अब जिस तरीके से इनको अरेंज किया गया है, यानी पीरियोडिक टेबल में इनकी जो पोजीशन है वही इनका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है कि हमें कम से कम फर्स्ट से लेकर, यानी एक से लेकर 20 तक तो एटॉमिक नंबर पता ही होने चाहिए, उनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे होता है, लिख देते हैं नेम भी। हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो होता है H। फिर होता है सेकंड नंबर पे हीलियम, इसे दिखाएंगे He से। फिर क्या होगा, लिथियम, लिथियम को Li से दिखाएंगे। फिर है बेरिलियम, इसे दिखाएंगे Be से। और लास्ट में है बोरोन, बोरोन को कैसे दिखाएंगे, B से दिखाएंगे। ये हो गया। अब इनके एटॉमिक नंबर जो होंगे ना वो फिक्स है। क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि हमने सीक्वेंस वाइज ही देख रखा है, फिफ्थ। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं, बट कंडीशन ये है एटम जो है ना वो न्यूट्रल होना चाहिए, तभी ये वाली पॉसिबिलिटी होंगी, दोनों बराबर होंगे। अगर सपोज करो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डिफरेंट है, तो उसके पीछे का रीजन है कि जो एटम है वो न्यूट्रल ना होके उसके ऊपर आयन प्रेजेंट है, या फिर पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कितने होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये लास्ट वाला फिफ्थ। न्यूट्रॉन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे। तो इससे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होगा, तो वो फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे पास क्या होगा, एटॉमिक नंबर अगर इवन नंबर में होगा तो हमें फॉर्मूला लगाना है 2 इंटू एटॉमिक नंबर। कब, जब एटॉमिक नंबर इवन में है, और अगर एटॉमिक नंबर जो है वो ओड में है तो एटॉमिक मास क्या होगा, 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। लेकिन कुछ ऐसे एटम भी हैं इस 1 से लेकर 20 तक जो क्या नहीं करते हैं, इस फॉर्मूले को क्या नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले को ये फॉलो नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले उनको सर्कल कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें इनको अलग तरीके से पढ़ना है। सबसे पहला तो कौन है, हाइड्रोजन ही है, और अगला है बेरिलियम। ये जो दो होते हैं ना, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास नहीं दिखाएंगे, बाकी सब दिखा देंगे। तो अब एटॉमिक मास लिखना स्टार्ट करते हैं। हीलियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, इवन में है तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। एटॉमिक मास कितना होता है हीलियम का, 4 होता है। लिथियम की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर 3 है, तो डबल प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बेरिलियम रहने देते हैं। बोरोन कितना हो जाएगा, डबल प्लस 1 यानी 11। ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, अभी बताया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। तो अगर मैं एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन बाहर निकाल दूं तो क्या बच जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बात करें ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6। हाइड्रोजन और बेरिलियम का हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले के बारे में। यहाँ पे बात करेंगे नेम ऑफ एटम, फिर एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन और लास्ट में है एटॉमिक मास। चलिए बोरोन की बात करें, बोरोन कितने नंबर पे था, 5th नंबर पे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला होगा कार्बन। कार्बन, फिर होगी नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और लास्ट में होगी नियोन। ये हो गया इनके बारे में। अब बात करते हैं इनके एटॉमिक नंबर के बारे में। तो क्या होगा, 5th तक हो चुका था, ये है 6, 7, 8, 9 और 10। ये भी क्या होंगे, सेम 6, 7, 8, 9 और 10। अब निकाल लेते हैं एटॉमिक मास। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था अगर इवन होगा तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर, और अगर ओड में होंगे एटॉमिक नंबर तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कार्बन की। उससे पहले जिन्हें हमें बाद में देखना है वो कौन है, इसमें तो नाइट्रोजन है, यानी नाइट्रोजन को हम बाद में देखेंगे। एटॉमिक मास की बात करते हैं, कितना है, कार्बन का 6 है, तो ये हो जाएगा डबल यानी 12 है। नाइट्रोजन का बाद में देखेंगे, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, फ्लोरीन का हो जाएगा डबल प्लस 1 यानी 19, और नियोन का हो जाएगा डबल यानी 20। ये हो गया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। तो कार्बन की बात करेंगे तो 6 क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और फ्लोरीन की अगर बात करें, फ्लोरीन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 हो जाएंगे, और ये भी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। नाइट्रोजन के बारे में बाद में देखते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अगले, यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ पे आएगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ये हो चुका। अब नियोन तो 10 तक हो चुका था, हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो अब नियोन के बाद क्या होगा, यहाँ पे 11 नंबर पे है सोडियम। सोडियम है जिसे हम सिंबल Na से दिखाएंगे। फिर है मैग्नीशियम जिसे हम Mg से दिखाएंगे। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम जिसे हम Al से दिखाएंगे, Al से। फिर है कौन, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन जिसे Si से दिखाएंगे। और लास्ट है फॉस्फोरस जिसे हम दिखाएंगे P से। ये हो गया इनके बारे में। एटॉमिक नंबर की अगर बात की जाए तो क्या होगा, सीक्वेंस वाइज ही देखेंगे एटॉमिक नंबर। तो क्या होगा यहाँ पे 11, 12, 13, 14 और ये 15। सेम ये भी यही होंगे, 11, 12, 13, 14 और 15। एटॉमिक मास की बात करते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, सबका हम नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला है उसी से हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले सोडियम के बारे में। 11 है तो डबल प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 23। अगर बात करें मैग्नीशियम की तो 12 है, क्या हो जाएगा, डबल यानी 24। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो हो जाएगा 27। सिलिकॉन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, डबल यानी 28, और लास्ट में कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये हो चुके हैं एटॉमिक मास। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 12 है, ये भी 12 है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, ये भी 14, और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हो चुके हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं अगले के लिए, नेम ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर,
नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और लास्ट में है एटॉमिक मास। चलिए, फोस्फोरस तक हो चुका था, नेक्स्ट बात करते हैं। फोस्फोरस के बाद बात करेंगे सल्फर। सल्फर ऐसे दिखाएंगे। फिर बात करेंगे क्लोरीन की, क्लोरीन को Cl से दिखाएंगे। फिर है आर्गन, आर्गन को Ar से दिखाएंगे। फिर है पोटेशियम, पोटेशियम को K से दिखाएंगे। और लास्ट फाइनल है कैल्शियम, इसको दिखाएंगे Ca से। ये है। अब बात करते हैं इनके एटॉमिक नंबर। 15 तक तो हो ही चुके थे, अब ये है 16 नंबर सल्फर, 17, 18, 19 और 20। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो भी वही सेम, 18, 19 और 20। इसमें जो फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेंगे वो कौन कौन से हैं, तो वो एक तो क्लोरीन है और एक है आर्गन। ये दोनों फॉलो नहीं करेंगे, बाकी नॉर्मली जैसे हम करते हैं। तो सल्फर की बात करते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है, तो डबल कितना हो जाएगा, 32। फिर क्लोरीन का करना नहीं है। पोटेशियम का कितना हो जाएगा, डबल प्लस 1 यानी 39, और ये हो जाएगा डबल यानी 40। अगर बात करते हैं इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं ये 20, और ये भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जिनको छोड़ दिया था, जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे उनको, जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, कौन नहीं कर रहा था, एक तो हाइड्रोजन नहीं कर रहा था और एक बेरिलियम नहीं कर रहा था। तो दिमाग में रखना है, सिर्फ 5 को ही दिमाग में रखना है, बाकी के जो 15 है वो तो फॉर्मूला से हो ही रहे हैं, तो 5 को दिमाग में रखना है। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है ना, वो फिक्स होता है, और वो होता है 1, 1 ही होगा, 1 ही होता है। ठीक है, अगर सपोज करो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना होता है, डबल प्लस 1 यानी 3 वैल्यू आ जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 1 ही होगा, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसमें, 0 होते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट या फिर एक प्रोटॉन ही प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं बेरिलियम के बारे में। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है। कैसा है, इवन है, तो इवन फॉर्मूला लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ओड वाला। अब जो है वो है ही, ओड का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये हो गया इन दोनों के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है एक और है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन है, इसमें एटॉमिक नंबर जो है नाइट्रोजन का वो 7 है, यानी ओड में है, तो फॉर्मूला तो ओड वाला लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो होगा इवन फॉर्मूला, इसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 2 और बाकी रह गए। एक तो क्लोरीन है और दूसरी क्या है, आर्गन है। अब क्लोरीन में क्या होता है कि हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो कितना होता है, ये 35 होगा, डबल प्लस 1 35 होगा, उसमें हमें 0.5 ऐड ऑन करना है, तो ये हो जाएगा 35.5। ये फिक्स होती है, 0.5 वैल्यू ज़्यादा होती है क्लोरीन की। आर्गन की अगर मैं बात करूँ तो कितना होता है, डबल की बात करूँ तो ये है इवन में, और इवन में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 36, डबल हो जाएगी ना, लेकिन 36 नहीं होती, इसमें 4 और ऐड ऑन करना होता है, और ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 40, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 40 वैल्यू हो जाएगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बात की जाए तो कितने हो जाएंगे, अगर यहाँ पे 17 है तो ये कितना हो जाएगा, 18.5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 22 हो जाएंगे।
कुल मिला के इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हमें ध्यान रखना क्या है, हमें ध्यान रखना है पहली बात, अगर मैं नोट यहाँ पे लगाऊं तो सबसे पहली बात है कि फर्स्ट नोट तो यही होगा कि यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर लगाएंगे। और अगर एटॉमिक जो मास है वो निकालना है किसके लिए, ओड के लिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 होगा, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसके अलावा, इनके अलावा क्या होगा, जो 15 मैंने कहा एटम है वो इसको फॉलो करेंगे, बाकी के जो 5 है उनको ध्यान में रखना है। तो नोट नंबर 2 हो जाएगा रिमेंबर अबाउट 5 एलिमेंट, है ना, 5 एटम के बारे में हम ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन, बेरिलियम, उसके अलावा नाइट्रोजन, क्लोरीन और एक आर्गन। इनका एटॉमिक मास कितना होता है, इसका होता है 1, इसका कितना होगा, 3 पे होती है ना तो 7 होगा, इसका होता है 14, क्लोरीन का होता है 35.5 और आर्गन जो है उसके लिए कितना होता है 40 होता है। बस इतनी सी बात हमें दिमाग में रखनी है। तो ये एटॉमिक मास हो गए, धीरे धीरे जैसे जैसे हम इनको यूज करते जाएंगे वैसे वैसे ये याद भी होते जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। हमने ये तो सुना है कि एटॉमिक मास क्या होते हैं, लेकिन अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होते हैं। देखो क्या होता है कि जो जैसे मैं बात करूँ हाइड्रोजन जो होते हैं ना, उनको अगर मैं एलिमेंट के फॉर्म में दिखाऊं, हाइड्रोजन जो होता है ना वो होता है H1H, इसे प्रोटोनियम कहते हैं या फिर सिंपल हाइड्रोजन कहते हैं, जिनका ये सिंबल है। अब ये जो फर्स्ट में है यानी 1 है, ये बताता है किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को, ठीक है, और ऊपर वाला जो होता है ना वो बताता है एटॉमिक मास को, ठीक है। अब एक वर्ड होता है वो होता है आइसोटॉप। अब ये आइसोटॉप क्या होते हैं, आइसोटॉप का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप का मतलब होता है पोजीशन। तो सेम पोजीशन, सेम पोजीशन का मतलब है एटॉमिक नंबर तो क्या होते हैं उन एटम के सेम होते हैं, है ना, और उनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट। उन्हीं को हम क्या कहेंगे, आइसोटॉप कहेंगे। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, ये सिंपल हाइड्रोजन है। अब इसके अगर आइसोटॉप की बात करूँ तो एक होता है H12 और एक होता है H13। इसका मतलब है इनका एटॉमिक नंबर तो क्या है, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है 1 है, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो क्या है, डिफर है, अलग अलग है। तो ये आपस में क्या है, ये आइसोटॉप है, आइसोटॉप चाहिए। और कौन होते हैं, और भी होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कार्बन 612 हो गया, एक कार्बन 613 भी होता है और एक कार्बन 614 भी होता है। इसका मतलब क्या है, ये भी तो आइसोटॉप है जिनमें एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, आइसोटॉप। इसका मतलब ये भी क्या है, आइसोटॉप। तो अगर आपके पास आइसोटॉप्स हो तो उनका एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, उस बारे में बात करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए एवरेज एटॉमिक मास का मतलब होता है जो आइसोटॉप होते हैं उनका एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए जो क्या होते हैं, आइसोटॉप फॉर्म में होते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ कहा है कि मेरे पास है ना कोई भी सैंपल है, कोई भी सैंपल है, और ये जो सैंपल है ना इसकी नेचुरल एविडेंस जो है वो कितनी है, 100% है, मतलब वो पूरी नेचर में 100% प्रेजेंट है। लेकिन उस सैंपल के कुछ आइसोटॉप है, जैसे मैंने कहा कि H1H जो है ना वो सपोज करो 80 है, मतलब सबसे ज्यादा यही है। फिर अगर मैं ड्यूटेरियम की बात करूंगी, ड्यूटेरियम कहेंगे सेकंड वाले को, ये ड्यूटेरियम है, ये सपोज करो ये 15% है। और बाकी का क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कौन से वाला, थर्ड वाला जिसे हम टिट्रियम कहते हैं, वो कितना है, सिर्फ 5% है। तो ये है उनकी नेचर में मैं ये कह दूं कि जो प्रेजेंस है वो कितनी कितनी है। तो हमें क्या करना होता है, जब भी एटॉमिक मास निकालेंगे तो वो आपको क्या देगा, नेचुरल अबेंडेंस देगा, किसकी, आइसोटॉप्स की। तो हमें क्या करना है, उनका जो नॉर्मल एटॉमिक नंबर है यानी एटॉमिक मास है उससे क्या कर देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज एटॉमिक
number यानी सॉरी मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ आइसोटॉप ईच मल्टीप्लाई बाई इट्स नेचुरल अबंडेंस। यानी हम क्या करेंगे, इनकी नेचुरल अबंडेंस से क्या करेंगे, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास जो होता है ना वो पीरियोडिक टेबल में हमें मिल जाता है, ठीक है। वी हैव टू फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला, वो होगा एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, यानी ये किसके इक्वल होता है, मास ऑफ आइसोटॉप फर्स्ट। सपोज करो उसने कोई नाम नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एक फर्स्ट वाला आइसोटॉप है उसका मास लेंगे, अब हमें एटम का मास निकालना तो आता ही है, फिर उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसकी नेचुरल अबंडेंस से, यानी फर्स्ट वाला कितना परसेंट है उससे, वो परसेंटेज में देगा लेकिन हमें फ्रैक्शन में निकाल के करना है। सपोज करो यही है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0.80 करेंगे। फिर क्या है, मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप, यानी दूसरा वाला मास जो है कौन सा है, ये वाला, इसे हम ड्यूटेरियम कह रहे हैं, इसका मास होगा, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेकेंड वाले से, यानी नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप सेकेंड। इससे क्या कर देंगे, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे 15 है तो 0.15, तो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा, जितने आइसोटॉप होंगे उनको उनकी नेचुरल अबंडेंस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इस पे, बात करते हैं इस वाले एग्जांपल के बारे में, ठीक है। अब देखो मैंने जैसा बताया था यहाँ पे कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है और कार्बन 14 भी है, और इनका जो क्या है एटॉमिक नंबर वो फिक्स है, वो है 6। तो ये आपस में क्या है, आइसोटॉप्स हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको रिलेटिव अबंडेंस भी दे रखी है, कितनी परसेंटेज है ये, तो ये कितना है 98 है, तो हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, पहले 0.98 इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.011, ये हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻12 है, ये हो गया इनका फ्रैक्शन। साथ में एटॉमिक मास भी दे रखा है, 12 है, 13 और ये 14, ठीक है। करें कैलकुलेट, चलिए करते हैं कैलकुलेट। तो एवरेज एटॉमिक मास, चलिए सबसे पहले फर्स्ट आइसोटॉप की बात करते हैं। अब एटॉमिक मास कितना इस फर्स्ट वाले का 12 है, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा, इसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है 0.98, ठीक है। फिर इसको ऐड करते जाएंगे, सेकेंड वाले की कितनी है, इसका मास है 13, तो 13 इंटू कितना हो जाएगा 0.011, और साथ में लास्ट वाली का कितना है 14 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, ये है। अब इस पूरे वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 12.011, आराम से कैलकुलेट कर लेना, और ये हो जाएगी AMU में, या फिर हम इसको U से भी दिखा सकते हैं, अभी बताया था। तो कुल मिला के इसका जो एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है 12.011 होता है, यानी किसके बराबर होगा, करीबन फर्स्ट वाला जो नेचुरल अबंडेंस है, यानी फर्स्ट वाला जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसी के ही अराउंड क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा यही प्रेजेंट है तो इसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया क्या, एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जब हम क्या करते हैं किसी भी कंपाउंड में या फिर किसी भी एलिमेंट का हमें क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, तो उस फॉर्मूले को देख के हमें क्या करना है, जितने भी एटॉमिक मास है उनका सम करना है। जैसे हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का मास आएगा। देखिए क्या कहता है ये, The molecular mass of a compound is the sum of atomic masses of the atom that form the compound। यानी ये क्या कर रहे हैं, जो कंपाउंड फॉर्म है उसमें जितने भी एटम हैं उसमें उनकी मासेस को जब क्या करते हैं, उनका सम करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले कौन है, CH4 है, ठीक है। CH4 की अगर बात करें तो कार्बन है, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, अभी निकलवाया था 6 एटॉमिक नंबर, यानी डबल 12 होगा, और साथ में हाइड्रोजन कितने होते हैं, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,
यानी कितना एटॉमिक मास होगा, सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना होता है मेथेन का, यानी CH4 का कितना होता है 16U होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अमोनिया के बारे में। अमोनिया है, अमोनिया की अगर बात करें तो हमने अभी देखा था अमोनिया एक्सेप्शन केस में था, तो इसका मतलब है इसके लिए एटॉमिक मास कितना होता है 14 होता है, और 3 क्या हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा, तो 17U क्या हो जाएगा अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास। कुछ और करते हैं, H2SO4। H2SO4 की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के लिए 2 है, सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 64, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 64, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 98U आ जाएगी, 98 आएगी, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पे होगा, तो ये जो हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं उसका यूज होता है अब मोल कंसेप्ट में या फिर मोल फ्रैक्शन में। जब हम मोल कंसेप्ट या मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे वहां पे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का काफी बड़ा रोल है, तो वहां पे ये वैल्यू काम में आएगी। अब है नाइट्रिक एसिड HNO3, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन के लिए 1 है, नाइट्रोजन के लिए 14 है, और ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 3, ठीक है। कितनी हो जाएगी 48, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 48, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 और 6, 63U। तो एटॉमिक मास अगर हमें अच्छे से आता है, मतलब एटम का मास पता है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्या निकाल सकते हैं, आराम से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूला मास के बारे में। अब ये फॉर्मूला मास क्या होता है, तो कई बार क्या होता है कि हमें फॉर्मूला दिया होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, जैसे वो कहेगा आपसे कि मेरे पास है वाटर, है ना, तो वाटर में जैसे वाटर का तो हमें पता है कि ये H2 होता है ना, तो इसको कंबाइन करेंगे और इसका क्या निकाल लेंगे हम एटॉमिक मास निकाल लेंगे। और मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। सपोज करो मेरे पास क्या है, जैसे मैं कहूँ एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड क्या होता है CH3COH है ना, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ये है। तो इसको क्या करेंगे, ये इसका फॉर्मूला फॉर्मेट यही है। अब इसको कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा C2, यानी जो कार्बन है वो 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और O2 हो जाएगा। तो हमें वो फॉर्मूले की बेस में देगा ताकि हम उसका क्या निकाल, सिंपल है, हमें क्या पता होगा, जैसे जिस जिस एटम का पता है उसका ऐड करते जाएंगे और इसका मॉलिक्यूलर मास यानी फॉर्मूला मास निकाल लेंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं। फॉर्मूला मास इज द डिफाइन एज द सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ ए कंपाउंड इन इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसको देख के हमें उसका क्या निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, उसी को हम क्या कहेंगे फॉर्मूला मास कहेंगे। फॉर्मूला मास है वो किस में लिखेंगे हम AMU, यानी MU क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट में क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, ओके। अब एक एग्जांपल देखते हैं, ये है क्या एसिटिक एसिड, वो आपसे कहते हैं एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मास बताओ, तो क्या करेंगे, अभी हमने इसको क्या किया है फॉर्मूले बेस में लिखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और O2 हो जाएगा। इसका एटॉमिक मास निकालते हैं, इसका अगर एटॉमिक मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है तो 24 तो यही है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4, और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 यानी 32 ये हो जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 32, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और इसको किस में लिखेंगे AMU में लिखेंगे। ये आ गई है किसकी एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मास। इस तरीके से हम क्या करते हैं, और एक और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे बात करते हैं हम किसके बारे में, इथीन की बात कर लेते हैं। इथीन
इथीन क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इथीन, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला में लिखना है तो क्या होगा, C2 हो जाएगी और H4 होगा। ये हो चुका है इसका फॉर्मूला। अब इसका मास निकालते हैं तो क्या होगा, कार्बन का कितना होता है 12 होगा, तो ये हो जाएगा 24, और हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 AMU हो जाएगी। ये हो गया। जैसे सपोज कीजिए आपके पास क्या है, ब्यूटेल्डिहाइड है, ब्यूटेल्डिहाइड ये है, इसका कैसे निकालेंगे। अब ये होता क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो ये होता है ब्यूटेन प्लस एल्डिहाइड, यानी CH3 CH2 CH2 CH2, ये होता है, ठीक है। ये है ब्यूटेल्डिहाइड। अब इसको कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, ये 3 है, फिर 2 है, 1, यानी कितने हो जाएंगे 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन हो जाएगी, है ना। अब इसका निकालेंगे फॉर्मूला मास, फॉर्मूला बन चुका है, फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला मास निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 12, ठीक है। और फिर साथ में क्या हो जाएंगे 8 हाइड्रोजन और फिर 16 ये हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 48, तो ये हो जाएगी, और उसके बाद 24 ये हो जाएगी। तो वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 72 AM। ये किसकी हो चुकी है, ब्यूटेंडिहाइड की हो चुकी है। उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक में जैसे पढ़ेंगे ना वैसे वैसे फॉर्मूला भी कवर होते जाएंगे, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। अब लास्ट में क्या करना है, ये टॉपिक तो पूरा हो गया, अब हमें करना है आप लोगों को मोटिवेट। आप लोगों को हमें क्या करना है, मोटिवेट करना है, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। धन्यवाद।